नमस्ते बच्चों। राजनीति विज्ञान कक्षा 12 लेसन 1 के आज हम अंतिम चरण में पहुंचने वाले हैं। ये जो मुद्दा आज हम चर्चा करेंगे वो बोर्ड के एग्ज़ाम में 6 मार्क्स का आता है। इसमें शॉर्ट नोट भी आती है कि लोकमत की भूमिका और महत्व के बारे में चर्चा कीजिए। 5 मार्क्स का प्रश्न भी आता है कि लोकमत निर्माण के साधन बताइए, या तो हित समूह किसे कहते हैं, दबाव समूह किसे कहते हैं, या लॉबी अर्थात क्या, इसके बारे में समझाएं। तो लेसन 1 का ये महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले लोकमत की भूमिका और महत्व। बच्चों, लोकमत का लोकतंत्र के साथ सीधा संबंध है। लोकतंत्र तो आखिरकार लोकमत के आधार पर चलने वाली शासन व्यवस्था है। जैसे जैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित और गहन होती है, वैसे वैसे लोकमत के प्रभाव और महत्व में वृद्धि होती गई है। लोगों की सम्मति पर आधारित सरकार ही लोकतंत्र है। ऐसी लोकतंत्र की व्याख्या ही लोकमत की भूमिका और महत्व व्यक्त करती है। लोकतंत्र में सत्ता प्राप्त करने, सत्ता को टिकाए रखने, उसमें वृद्धि करने के लिए लोकमत पर निर्भर रहना पड़ता है। सत्ता खो देने का एक कारण प्रतिकूल लोकमत ही है। इस प्रकार लोकतंत्र में लोकमत की भूमिका महत्वपूर्ण और निर्णायक होती है। यदि लोकमत अपनी भूमिका सही ढंग से न निभाए तो वह अपना प्रभाव खो देता है और लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता है। लोकमत लोकतांत्रिक सरकार के कार्य का महत्वपूर्ण मापदंड है। दूसरा, तानाशाही की भूमिका और महत्व। बच्चों, लोकतंत्र में लोकमत का महत्वपूर्ण स्थान होना स्वाभाविक है, परंतु सत्ताधारी तानाशाही सरकारें लोकमत उनके पक्ष में है ऐसा दिखाने का प्रयत्न करते हैं। कई बार तो तानाशाही शासक या सत्तावादी सरकार आते ही तुरंत विरोधी लोकमत और उसके निर्माता तथा अभिव्यक्ति के साधनों को जबरदस्ती कुचलने का कार्य करते हैं, उन पर सख्त अंकुश रखते हैं। इसके बाद लोकमत को अपने पक्ष में करने का प्रयास भी करते हैं। आपने देखा होगा चीन में, उत्तर कोरिया की सरकार, और धीरे धीरे संचार माध्यमों पर एकाधिकार प्राप्त करते हैं और अपने पक्ष में लोकमत खींचने के वाद्य यंत्र के रूप में उनका उपयोग करता है। इस तरह गैर लोकतांत्रिक शासन तंत्रों में भी लोकमत अपनी तरफ है ऐसा दिखावा करने का प्रयास तो करना ही पड़ता है। यह वास्तविकता भी है, लोकमत का महत्व दर्शाती है। अब गहन और प्रभावशाली लोकमत के लिए क्या अनिवार्यता है, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले राज्य की जो जनता है, जो मत देती है, उनको शिक्षित और जागृत होना जरूरी है। प्रजा की हितों में संभव हो इतनी एकरूपता होनी चाहिए। लोकमत के निर्माण के साधनों का प्रामाणिक रूप से उपयोग होना चाहिए। राजनीतिक जागरूकता होनी चाहिए। राजकीय नेताओं में प्रामाणिकता और निस्वार्थ भावना होनी चाहिए।
लोगों को इरादा व्यक्त करने तथा चर्चा करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। बहुमत को भी लघुमती के विचारों का आदर करना चाहिए। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में उपर्युक्त आवश्यकताओं को जब संतुष्ट किया जाए तभी लोकमत गहन और प्रभावशाली बनता है। ऐसा होगा तभी लोकमत का सही अर्थ सार्थक होगा। इसी से प्रत्येक लोकतंत्र में ऊपर दी गई शर्तों का पालन होना अत्यंत आवश्यक है, तो ही अच्छा लोकतंत्र कह सकते हैं। अब जो मैंने बताया था 5 मार्क्स का सवाल जो आता है एग्जाम में, कंपलसरी आता ही है, उसके बारे में जानेंगे। लोकमत निर्माण के साधन, किसके आधार पर लोकमत निर्माण होता है, किसके आधार पर सरकार को ऐसा लगता है कि यही चुनाव का योग्य समय है और इसके आधार पर हम चुनाव जीत भी सकते हैं। तो कौन कौन से है, सरकार को क्या किस किस चीज़ वस्तुओं को, किस किस मुद्दों को प्रायोरिटी देनी चाहिए, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले है विधानमंडल। आपने देखा होगा विधानमंडल में सरकार और विपक्ष आपस में चर्चा करते हैं और वो चर्चा केवल विधानमंडल तक सीमित नहीं रहती, लोगों के बीच भी जाती है। लोग भी इसी मुद्दे को उठाते हैं, असरकारक तरीके से उठाते हैं। तो कैसे विधानमंडल? तो विधानमंडल लोकमत के निर्माण और अभिव्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। विधानमंडलों में होने वाली चर्चा विचारणा और व्यक्त होती राय लोकमत के निर्माण और उसको व्यक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विपक्ष लोकमत को अपने पक्ष में लेने के लिए विधानमंडलों का अच्छी तरह उपयोग करते हैं। विधानमंडलों में होने वाली चर्चा और व्यक्त होने वाली राय को व्यापक प्रसिद्धि प्राप्त होती है। इस प्रकार लोकमत निर्माण और अभिव्यक्ति में उसका स्थान अधिक महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा कि जब संसद चलती है तो विपक्ष के नेता कोई ऐसा मुद्दा उठाते हैं जिसका बहुमत लोगों के ऊपर इसका असर हो, तो लोग समझते हैं कि ये अच्छा इंसान है, अच्छा दल है, लोगों के प्रति जवाबदार है और हमारा मुद्दा उठाता है। फिर धीरे 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 लोगों के मानस के ऊपर उसका, उस मुद्दे का, उस व्यक्ति का, उस विचारधारा का असर दिखता है और फिर वो असर लोकमत में तब्दील होता है। दूसरा, राजनीतिक दल और दबाव समूह। मित्रों, लोकमत निर्माण में राजनीतिक दलों की भूमिका महत्वपूर्ण है। चुनावी घोषणा पत्र द्वारा लोगों को प्रश्नों की सभा, जुलूस, उपवास, बंद, धरने आदि द्वारा विपक्ष लोकमत को अपने पक्ष में लाने को प्रयत्नशील रहता है। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के लोग यानी कि सरकार के कार्यक्रमों की जानकारी देकर लोकमत निर्माण करता है। प्रोफेसर लास्की बताते हैं कि कुछ राजनीतिक दल लोगों की विवेक बुद्धि को स्पर्श करने के बदले कभी भय, धिक्कार, ईर्ष्या जैसी हल्की वृत्तियों को उत्तेजित करके अपने अनुकूल लोकमत बनाते हैं। तीसरा, लिखित संचार माध्यम। आपने देखा होगा कि हमारा मगज ऐसा है कि हम जो देखते हैं, जो पढ़ते हैं, जो हमें सुनाई देता है, इसके ऊपर हम अति संपूर्ण विश्वास करने लगते हैं। तो कैसे? न्यूज़पेपर के द्वारा, यानी कि पढ़ लिख सके ऐसे लोगों में लोकमत निर्माण का महत्वपूर्ण साधन लिखित संचार माध्यम है, जिसमें समाचार पत्र, सामयिक, पुस्तकों का समावेश होता है। समाचार पत्रों में प्रस्तुत होने वाले समाचार, उन पर होने वाली टीका टिप्पणियाँ, पृथक्करण आदि लोकमत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसी तरह मुद्रित माध्यम प्रचलित लोकमत को
बढ़ाने का महत्वपूर्ण कार्य करता है। चौथा, द्रव्य श्राव्य माध्यम यानी कि सिनेमा, रेडियो और टेलीविज़न। जिस देश में निरक्षरता का अनुपात अधिक होता है वहाँ ये इलेक्ट्रॉनिक्स श्राव्य दृश्य संचार माध्यम अधिक प्रभावशाली भूमिका निभाते हैं। भारत में इन माध्यमों का क्षेत्र दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसी प्रकार उनका महत्व और भूमिका भी बढ़ती जा रही है। चुनाव के समय लोकमत को किसकी तरफ झुकाव देने में ये माध्यम कई बार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब तो 24 घंटे चलने वाली चैनल समाचार भारत में शुरू हुई है और उनका प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। आपने देखा होगा 24 कलाक एक ही चेहरा, एक ही मुद्दा, एक ही दल आपके सामने बार बार आते जाते रहेंगे, तो उसका सीधा असर आपके मगज में होगा, आपके दिमाग में होगा कि यही सही है, यही सही है, यही सही है, या तो यही गलत है, यही गलत है, यही गलत है। पांचवा, सभाएं, रैलियां और जुलूस। लोकमत के निर्माण और उसी प्रभावी रूप से व्यक्त करने में इन साधनों का उपयोग हमारे जैसे देश में विशेष रूप से होता है। स्वयं को कितनी मात्रा में लोगों का समर्थन है यह दर्शाने के लिए राजनीतिक दल अधिक मात्रा में रेडियो जुलूसों का आयोजन करते हैं। चुनाव के समय इस साधनों का विशेष उपयोग होता है। आपने देखा होगा कि कई राजनीतिक दल महीने में एक बार या तो जुलूस निकालेंगे, रैली निकालेंगे, न्यूज़पेपर में जाहिरात देंगे या रेडियो के माध्यम से जाहिरात देंगे, ब्लड डोनेशन कैंप करेंगे, वृक्षारोपण करेंगे, गरीबों को खाना देंगे। अवनवी यानी कि लोकमत निर्माण के लिए कैसे अपने दल को फ़ायदा हो, अपने लीडर को फ़ायदा हो, इसीलिए वो जनता के बीच आते जाते रहते हैं ताकि जनता उसको भूल न जाए। शैक्षणिक संस्थाएं, विद्यालयों, महाविद्यालयों और उच्च शिक्षण की संस्थाओं द्वारा लोकमत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। लोकमत निर्माण और अभिव्यक्ति में तर्कबद्ध दलीलों का विशेष महत्व है। इन सब का शिक्षण और उनका प्रशिक्षण उच्च शिक्षण संस्थाएं प्रदान करती है। उनका प्रभाव तत्काल और प्रत्यक्ष कम होता है और कुछ मुद्दों और नीतियों के कारण पक्ष या विपक्ष में लोकमत तैयार करने में यह प्रभावी भूमिका निभाते हैं। विकसित देशों में इनकी भूमिका विशेष महत्वपूर्ण और भारत में इनका महत्व बढ़ता जा रहा है। धर्म और संप्रदाय। लोकमत निर्माण में धर्म और संप्रदाय तथा उनके मुखिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सामान्य रूप से हमारे देश में धर्म और संप्रदाय के प्रभाव से लोकमत निर्माण में विशेष पाया जाता है। आपने देखा होगा कि कोई भी दल की रैली होगी तो इसमें किसी न किसी धार्मिक गुरु को लाके बिठाएंगे ताकि लोकमत ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सके, ज़्यादा से ज़्यादा बन सके। प्रत्यक्ष लोक संपर्क। पिछले कुछ वर्षों से चुनाव के समय सार्वजनिक सभा से मतदाताओं में संभव हो उतने मतदाताओं से प्रत्यक्ष संपर्क करके लोकमत को अपने पक्ष में करने का सतत प्रयास करते हैं। आपने देखा होगा अब तो टेलीविज़न के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लीडर्स, जो भी दल का लीडर्स है वो हर दिन आता रहता है प्रत्यक्ष जुटने के लिए कि भाई मैं जिंदा हूँ, मुझे याद रखना, मुझे मेरे दल को याद रखना, मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, आप देखते रहना। ऐसा सतत जनता को याद दिलाता रहता है। टेलीफोन माध्यम से भी आपने देखा होगा कि 2014 के चुनाव में बीजेपी ने
अपने देश में जितने भी मोबाइल नंबर हैं उनको इकट्ठा करके सबको नरेंद्र मोदी की आवाज़ में रिकॉर्ड किया था, एक मैसेज रिकॉर्ड किया था और सबको मैसेज भेजा था। तो सबको लगा कि मेरे नंबर पे नरेंद्र मोदी जी का मैसेज आया है, नरेंद्र मोदी जी का कॉल आया है, तो क्यों मैं इस बार बीजेपी को वोट न दूं। यानी कि इस जो 2014 का जो चुनाव था, इसमें सोशल मीडिया, टेलीफोन, मोबाइल का बहुत अधिक उपयोग हुआ था और उसका उनको फ़ायदा भी हुआ था। ईमेल्स के माध्यम से होता है, ट्विटर, फेसबुक के माध्यम से भी प्रचार प्रसार होता रहता है। अब है हित समूह और दबाव समूह। तो सबसे पहले हित समूह किसे कहेंगे? तो जब कोई मानव समूह समान हित रखता है और अपने हितों की रक्षा करके अथवा उसको नुकसान न हो इसके लिए संगठित होकर सरकार को प्रभावित करने के लिए प्रयास करते हैं, तब उन्हें हित समूह के रूप में पहचाने जाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में किसान, व्यापारी, उद्योगपति, विविध व्यवसायी, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, शिक्षक, श्रमिक आदि अपने हितों की रक्षा करने या तो नुकसान होने से रोकने के लिए एक प्रकार का समूह बनाते हैं, संगठित होते हैं, उसको कहते हैं हित समूह। क्लियर? दूसरा है दबाव समूह। दबाव समूह किसको कहते हैं? जिसको प्रेशर ग्रुप के रूप में भी जानते हैं। तो सरकार के ऊपर प्रेशर लाने का काम करता है, दबाव डालने का काम करता है। तो उसका उद्देश्य जो है सरकार से सत्ता प्राप्त करना नहीं होता, परंतु सरकार पर दबाव डालकर उसकी नीति, निर्णयों को, कार्यक्रमों को प्रभावित करना होता है। सामान्य रूप से उनका सत्ता पर आने या फिर चुनाव में उम्मीदवार को खड़ा करने का उद्देश्य नहीं होता है, परंतु इसका अर्थ ऐसा भी नहीं कि जो भी सरकार कार्य करती है उसको स्वीकार करना, लेकिन एक प्रकार का प्रेशर लाना। जैसे अभी आपने देखा होगा, आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, तो किसान मंच जो है गुजरात का, उसने सरकार पे प्रेशर डाला। सरकार की ही संस्था है तो भी प्रेशर डाला कि भाई बारिश में हमारा पाक जल गया है, बिगड़ गया है, तो उसके लिए हमें कुछ न कुछ योगदान दो। सरकार ने सुना नहीं, तो सब किसान गांधीनगर में इकट्ठे हो गए। अभी गाय माता के एक प्रश्न है, गाय माता को घास नहीं दे रही है। सरकार के पास उन्होंने मांगा कि भी हमें गाय के लिए सब्सिडी दो घास लाने के लिए, सूखा घास, हरा घास। सरकार ने 2 महीने का दिया तो विरोध किया, 2 नहीं दिसंबर तक का दो। यानी कि ऐसे प्रेशर लाके सरकार से काम करवाने की एक सूझबूझ होती है। ऐसे कई संगठन भारत में हैं, जैसे कि द एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स, द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, फिक्की, सेंट्रल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया टीचर्स एसोसिएशन आदि का समावेश होता है। उसके उपरांत राज्य स्तर भी संगठन होते हैं, जैसे कि गुजरात में किसान विकास समिति, गुजरात कृषक संघ, गुजरात शिक्षक संघ आदि संघों का समावेश होता है। अब हम लास्ट अंतिम चरण में जा रहे हैं। वो 2 मार्क्स का प्रश्न बोर्ड के एग्जाम में कई बार आता रहता है। तो लॉबी किसको कहते हैं? जैसे कि दबाव समूह और हित समूह विधानमंडल
की बैठक चालू हो तब पेश होने वाले किसी विधेयक या प्रस्ताव पेश होता हो इसलिए कि पास न हो, विधानमंडल के सदस्यों को समझाने का प्रयास करते हैं, उसे लॉबी कहते हैं। और ऐसा सरकार पर दबाव लाने की इस प्रक्रिया को लॉबिंग के रूप में पहचाना जाता है। अधिकांश दबाव समूह ऐसी लॉबी रखते हैं और विधानमंडल की कार्यवाही के समय विशेष सक्रिय होते हैं। जैसे आपने संसद में देखा होगा कि सरकार कोई प्रस्ताव लाना चाहती है लेकिन उसके पास पूर्ण बहुमत नहीं है, मिश्र सरकार है, तो विपक्ष के लोग, विपक्ष के नेता क्या करेंगे, सबको, छोटे छोटे जो दल हैं उनको समझाने का प्रयास करेंगे और ये प्रस्ताव पारित न हो उसके लिए प्रयास करेंगे। अगर पारित होता भी है तो भी सरकार पर एक प्रकार का प्रेशर लाने का काम करेंगे। जैसे कि सरकार ने 3 तलाक की बात की थी, सरकार वो काम करना चाहती थी लेकिन विपक्ष के लोगों ने उसके ऊपर प्रेशर लाने का काम किया और इस प्रकार लॉबिंग के माध्यम से विरोध दर्शाने का काम भी सरकार, विपक्ष के लोग सरकार के लिए करते हैं। राजनीतिक दल और दबाव समूह के बीच मुख्य अंतर यह है कि राजनीतिक दलों का उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना होता है जबकि दबाव समूह का उद्देश्य हितों का रक्षण करना होता है। दूसरा अंतर, राजनीतिक दल समाज में से बनते हैं, अधिक समर्थन मिले इसके लिए विविध हितों को समाविष्ट करने के लिए प्रयास करते हैं, जबकि दबाव समूह किसी एक निश्चित वर्ग या विभाग के हितों के साथ संलग्न होता है। इसके उपरांत राजनीतिक दलों को कभी कभार दबाव समूह जैसी भूमिका निभानी होती है। भारत में एक दलीय प्रभाव के आरंभ के वर्षों के दरमियान विपक्ष की भूमिका कांग्रेस के अंदर के ऐसे समूह पर दबाव लाने की विशेष थी। बच्चों, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की तरह दबाव समूह भी महत्व रखते हैं। इसके प्रभाव की प्रभावशीलता के पीछे अनेक कारण होते हैं, जैसे कि उनमें नेताओं की प्रामाणिकता और पारदर्शक व्यवहार, सदस्य संख्या, उद्देश्यों की स्पष्टता, विविध साधनों का उचित समय पर उपयोग करने की कुशलता, वार्तालाप, समझ आदि कार्यों में हिम्मत आदि का समावेश होता है। भारत में शिक्षण की दर कम, दबाव समूह की रचना और कार्यप्रणाली को लंबा समय नहीं हुआ होने से भारतीय दबाव समूह पश्चिमी देशों के दबाव समूहों जितने विकसित, संगठित और प्रभावशाली नहीं है। उनके अधिकांश कार्य तो राजनीतिक दल ही कर लेते हैं, जिसके राजनीतिक दलों से अलग और स्वायत्त दबाव समूह का विकास मंद हो। बच्चों, ये लेसन समाप्त होता है। आपको कोई भी प्रश्न हो तो मुझे मैसेज के माध्यम से या कॉल के माध्यम से कर सकते हैं और आप इस किताब का संपूर्ण एक बार फिर से रीडिंग करना, ये वीडियो को फिर से भी एक बार देखना और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स को न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो भी घटनाएं होती है किसके आधार पर होती है, इतिहास के आधार पर, राजकीय घटनाएं, सामाजिक के आधार पर, अर्थशास्त्र के आधार पर, यानी कि कोई भी क्षेत्र है पॉलिटिकल साइंस के साथ जुड़ा वो हमारे न्यूज़पेपर में आता है। ओके, आभार।
कोई भी समस्या हो तो प्लीज़ बताना।